नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। समरकंद पहुंचने पर उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही संगठन के विस्तार, क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सम्मेलन के पहले सत्र में एससीओ सदस्य हिस्सा लेंगे तो दूसरे सत्र में पर्यवेक्षक और विशेष आमंत्रित सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की संभावना है। समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चीन के समकक्ष शी जिनपिंग से की मुलाकात। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार हुई मुलाकात के दौरान शी ने कहा कि चीन रूस के साथ महान शक्तियों के रूप में काम करने को तैयार। वहीं पुतिन ने यूक्रेन को लेकर चीन की नीति को संतुलित बताया। केंद्र और असम सरकार के प्रयासों की बदौलत पूर्वोत्तर में शांति बहाली को और बल मिला। केंद्र, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच नई दिल्ली में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत 8 आदिवासी समूहों के 1182 जवान मुख्यधारा में लौटे। 8 आदिवासी समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी और आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम शामिल हैं। इसके साथ ही शेष 3 संगठन बीसीएफ, एएनएलए, एसीएमए के अलग अलग समूह भी समझौते में शामिल। संबंधित पक्षों ने कहा, समझौते के बाद असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की होगी शुरुआत। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन। एक लंबी प्रक्रिया के बाद नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने का काम पूरा हुआ। अमित शाह ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना है सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा। कहा, अरासू से युवकों ने हथियार डालकर अपने आप को मुख्यधारा में जोड़ा। सरकार 2024 तक हर विवाद को करना चाहती है समाप्त। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, समझौते से आदिवासी जनजाति के लोगों को मिलेगा सामाजिक न्याय। कहा, आर्थिक विकास का बड़ा मौका मिलने के साथ ही राजनीतिक अधिकार भी मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की आगामी नीलामी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन पूर्व चरण का शुभारंभ करेंगे। 165 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह अत्याधुनिक संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 270 मेगावाट प्रति घंटा है और यह 10 एम्पियर प्रति घंटा की क्षमता वाली 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नागालैंड दौरे का आज दूसरा दिन। नड्डा चौमुकेदिमा जिले के पुलिस परिसर में बुद्धिजीवियों और पेशेवरों के साथ एक बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष के राज्य कोर कमेटी के सदस्यों से भी मिलने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नबन्ना चलो अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। ये समिति पश्चिम बंगाल में हिंसा की जगहों पर जाएगी और सूचनाएं एकत्रित करके पार्टी को सौंपेगी। 5 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश संयोजक और राज्यसभा सांसद बृजलाल, लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी, राज्यसभा सांसद समीर उरांव और सुनील जाखड़ शामिल हैं। देश में वित्तीय स्थिरता पर निगरानी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अहम बैठक की। साल 2023 में G20 की अध्यक्षता को लेकर भारत की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा हुई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।
पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डैशबोर्ड लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, डैशबोर्ड से देश की आम जनता को मंत्रालय के अलग अलग राज्यों में होने वाले कार्यों की जानकारी मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से निजी परिवहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की। कहा, इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही ईंधन की भी बचत होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UG 2022 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का परिणाम घोषित किया। परीक्षा में 14,90,000 प्रत्याशियों ने पंजीकरण कराया था। CUET परीक्षा देश के 259 और विदेशों में 9 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 6 चरणों में आयोजित की गई थी। कोरोना संक्रमण में कमी आने के साथ ही भारत और भूटान के बीच जल्द ही पर्यटकों की फिर से हो सकेगी आवाजाही। असम की सीमा से सटे समद्रुप, झोंखर और गिलेफू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 23 सितंबर को खोला जाएगा। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात करने के लिए है तैयार। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय आज मुंबई की एक विशेष अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। मैरिटल रेप मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर बीती 11 मई को 2 न्यायाधीशों ने दिए थे अलग अलग फैसले। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जेल परिसर के अंदर पूछताछ करेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 65 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 67 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, किसी कर्मचारी को 3 महीने से ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता निलंबित। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पश्चिम बंगाल SSC घोटाले के मामले में CBI ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक महिला से 6.5 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में नागालैंड के 3 निवासियों और एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी नाइजीरिया में अपने सरगना को भेज रहे थे पैसे। आरोपियों से एक लैपटॉप, 5 फोन और 32 ATM कार्ड बरामद किए गए।
मुंबई पुलिस में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर से ज्यादा नकली दूध बरामद किया गया। ये कथित तौर पर गंदे पानी एवं अन्य रसायनों की मदद से तैयार दूध बड़े ब्रांड के पैकेट में बाजार तक पहुंचाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला कांस्टेबल संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। मृतक का पति सेना में कार्यरत है। बरेली पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच कुछ विवाद था। महिला कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या करने का अनुमान पुलिस के द्वारा जताया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश में अब तक कुल 216 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के 608 दिन शाम 7 बजे तक 15 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 202 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके प्रदान किए। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी लगभग 3 करोड़ 67 लाख अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं। एयर इंडिया ने गुरुवार को अपने अगले 5 साल का रोड मैप बताते हुए कहा कि एयरलाइन अगले 5 साल में घरेलू बाजार में 30% मार्केट शेयर हासिल कर लेगी। रूस को पीछे छोड़ सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। ईरान अभी भारत को तेल आपूर्ति के रूप में पहले स्थान पर है। बाइजू को तगड़ा झटका। कंपनी का घाटा 13 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ रुपए पहुंचा। वित्त वर्ष 2019-2020 में ये 231 करोड़ रुपए था। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2020-2021 में 1% घटकर 2,428 करोड़ रुपए रहा था। अमेरिका में धरती को बचाने के लिए एक कारोबारी ने 2 खरब रुपए की कंपनी दान की। 7.97 अरब के करीब का वर्तमान कारोबार है, जो हर साल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दान दिया जाएगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे नई लॉजिस्टिक नीति। एक ही पोर्टल से सड़क, रेल, पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे माल। फूड बिजनेस बढ़ाने की तैयारी में गौतम अडानी। कंपनी करेगी नए ब्रांड्स का अधिग्रहण। एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मार लिमिटेड अपने फूड बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी में है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बाजार में सुस्त एंट्री। लिस्टिंग पर हुआ नुकसान। आईपीओ के तहत अपर प्राइस बैंड 525 रुपये था, जबकि बीएसई पर यह 510 रुपये पर लिस्ट हुआ है। टाटा टियागो ईवी भारत में 28 सितंबर को करेगी ग्लोबल डेब्यू। हो सकती है सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल। घरेलू वाहन निर्माता कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि नई टाटा टियागो ईवी भारत में अपनी ग्लोबल डेब्यू करेगी। फ्लिपकार्ट पर विक्रेताओं की संख्या में उछाल। कंपनी ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि पिछले साल की तुलना में नए विक्रेताओं के जुड़ने में 220% की बढ़त दर्ज की गई। क्लाउड कम्युनिकेशंस कंपनी टुलियो ने 11% कर्मचारियों को बाहर करने का फैसला किया है। वैश्विक स्तर पर विपरीत हालातों के मद्देनजर दुनिया भर की टेक कंपनियों में इस साल करीब 50,000 टेक कर्मचारियों की नौकरियां जा चुकी हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए रेलवे दे रहा है सस्ता पैकेज। रेलवे माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए शानदार नवरात्रि स्पेशल टूर पैकेज तीर्थयात्रियों को दे रहा है। रेलवे का वैष्णो देवी टूर 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसों में क्यूआर कोड से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था लागू होगी। परिवहन सेवा को हाईटेक करने की योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन इलेक्ट्रिक बसों को हाईटेक करने की योजना बनाई। नितिन गडकरी ने दी ऑटो कंपनियों को सलाह। बजट के बजाय क्वालिटी पर ज्यादा करें फोकस। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑटो कंपनियों को लागत घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाने, ग्राहकों को ज्यादा कंफर्ट देने, इंपोर्ट घटाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईएसआईसी ने अगस्त का कंट्रीब्यूशन जमा करने की तारीख बढ़ाई। ईएसआईसी ने उन तमाम कंपनियों और फैक्ट्रियों को राहत दी है जिन्होंने अगस्त 2022 के लिए ईएसआई कंट्रीब्यूशन फाइल नहीं किया है। पतंजलि ग्रुप की 5 और कंपनियों का आएगा आईपीओ। बाबा रामदेव कल पेश करेंगे पूरा प्लान। कंपनी ने बताया कि 16 सितंबर 2022 को दोपहर 12 बजे बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी के विजन एंड मिशन 2027 की जानकारी देंगे। कीवे ने भारत में लॉन्च की 2 दमदार बाइक।
K300R और K300N 10,000 रुपये में कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। नए रंग रूप में आसमान पर दबदबा कायम करने को तैयार महाराजा एयर इंडिया ने गुरुवार को अपने अगले 5 साल का रोड मैप बताते हुए कहा कि एयरलाइन अगले 5 साल में घरेलू बाजार में 30% मार्केट शेयर हासिल कर लेगी। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस दे किर्चनर ने जनता को संबोधित किया। 2 सप्ताह पहले फर्नांडिस को जान से मारने का एक असफल प्रयास किया गया था, जिसके बाद वो पहली बार जनता के सामने आई। थाईलैंड में प्रशासन ने चाओ फराया इलाके में बाढ़ की चेतावनी जारी की। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों को बाढ़ के खतरे के बारे में चेताया। मानसून शुरू होने से लेकर अब तक थाईलैंड में 21 प्रांतों में बाढ़ मचा चुकी है कहर। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में रूस के कब्जे से वापस लिए गए कुपियांस्क शहर का जायजा लिया। रूस इस शहर को एक प्रमुख रेल हब के तौर पर प्रयोग कर रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी प्रशासन को इजियम शहर में सामूहिक कब्रें मिली। इजियम पर कुछ दिन पहले तक रूस का कब्जा था, जिसे यूक्रेन ने रूस से वापस जीत लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद के तौर पर $600 मिलियन का अतिरिक्त पैकेज देने की घोषणा की। पेंटागन ने बताया इस सैन्य मदद में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम व अन्य कई हथियार शामिल हैं। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने कहा यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यूरोपीय संघ की सदस्यता को लेकर कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता का फैसला होने से पहले यूरोपीय एकल बाजार में शामिल होना चाहता है। महारानी एलिजाबेथ की मौत पर श्रद्धांजलि देने का दौर जारी। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में महारानी के लिए कुछ पलों का मौन रखा गया। ग्वाटेमाला के शहर क्वेजलतेनागो में हो रहे एक संगीत कंसर्ट के दौरान मची भगदड़ में 9 लोगों की मौत, 6 घायल। मरने वालों में 2 12 साल के बच्चे भी शामिल। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच करीब 48 घंटे चली इस जंग में 170 से ज्यादा सैनिकों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत किया। इन 2 पूर्व सोवियत राज्यों के बीच नागोर्नो कराबाख के क्षेत्र को लेकर हिंसा हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।